मेरी बड़ी बहन के आसपास मेरी मौसी की बेटियां घेरा डाले बैठी थी। दबी दबी आवाज़ में उनके बीच बातें हो रही थी जो मुझे सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन उनकी धीमी धीमी हंसी ने मुझे शक का शिकार कर दिया। लेकिन ना जाने ऐसी कौन सी राज की बातें थीं जो मुझसे छिपाई जा रही थी, क्योंकि मैं जब भी उनके करीब जाती तो वो लोग बातें करना बंद कर देते और खामोश होकर बैठ जाती। एक से दो दफ़ा जब मैंने इस बात को महसूस किया तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि आखिर वे लड़कियां होकर मुझसे क्या छुपा रही हैं। ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं जान सकती, जबकि मैं कोई ऐसी छोटी बच्ची भी नहीं थी। 17 साल की एक जवान लड़की थी और मंगनी हो चुकी थी। अगले हफ्ते मेरी मौसी की दोनों बेटियों की एक साथ शादी थी और वे पता नहीं मेरी बड़ी बहन के साथ घंटे भर से लग कर बैठे क्या खुसुर फुसुर कर रही थी। कोई 2 घंटे बाद जब मेरी मौसी और उनकी बेटियां वापस अपने घर चली गईं तो मैंने अपनी बड़ी बहन से फ़ौरन पूछा, दीदी ये दोनों आपके साथ बैठी क्या बातें कर रही थी जो मुझसे छुपाने की ज़रूरत पड़ गई। दीदी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहने लगी, जब तुम्हारी शादी के दिन करीब आएंगे तब तुम्हें भी बता दूंगी कि मैं उससे क्या बात कर रही थी। दरअसल उन्हें मेरे मशवरों की और टोटकों की ज़रूरत थी, मैं तो बस उनकी मदद कर रही थी। दीदी की बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। भला वह से कौन से टोटके बांट रही थी जिसकी ज़रूरत उन दोनों को थी। यही बात जब मैंने दीदी से पूछा तो वे सरगोशी में कहने लगी, पति को खुश रखने के लिए लड़कियों को बहुत से टोटके आने चाहिए, क्योंकि अगर शादी की पहली रात ही पति का दिल ना जीता जाए तो ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरती। दीदी की इस बात पर मैंने यकीन नहीं किया, क्योंकि पूरे घर में ये बात सिर्फ मैं ही जानती थी कि दीदी जीजू से लड़कर हमारे घर आकर बैठी हुई थी। माँ को तो यही मालूम था कि जीजू ने अपनी मर्जी से उन्हें रहने के लिए भेजा है, लेकिन उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि उन दोनों मियाँ बीवी के बीच अनबन चल रही है। मैंने फ़ौरन कहा, दीदी आपकी तो अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही, आप दूसरों को क्या मशवरा देंगी। बेहतर यही है कि पहले अपना घर सुधार लें। मेरी बात सुनकर दीदी को आग लग गई और वह कहने लगी, देख लेना, एक दिन निशा और नायरा तुम्हें खुद बताएंगी कि कैसे मेरे टोटकों ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। रही बात तुम्हारे जीजू की, तो मैं उनका दिल जीतना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वे मेरे काबिल ही नहीं हैं। दीदी की बात सुनकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। पता नहीं उन्हें जीजू में ऐसी कौन सी कमी नज़र आती थी जो वे उन्हें अपने काबिल ही नहीं समझती, जबकि जीजू एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और वे दीदी से बहुत मोहब्बत भी करते थे। वे हमारी बुआ के बेटे थे और बाबा ने बहुत मोहब्बत से दीदी को उनके साथ दूसरे शहर विदा किया था। लेकिन शादी के अगले ही दिन उन दोनों मियाँ बीवी के बीच कुछ तनाव नजर आने लगे। ऐसा लगता ही नहीं था जैसे वे नए शादीशुदा जोड़े हों। मेरी और दीदी की मंगनी एक साथ हुई थी। बाबा ने दीदी की मंगनी जीजू से, जबकि मेरी मंगनी मेरी मौसी के बेटे से कर दी गई। मैं उम्र में छोटी थी, इसलिए बाबा ने मेरी शादी के लिए 1 साल का वक्त मांग लिया, जबकि दीदी की मंगनी के कुछ साल बाद ही धूमधाम से शादी कर दी गई। लेकिन पता नहीं दीदी को जीजू से कौन से गिले शिकवे थे जो दूर ही नहीं होते थे। पहले वे मुझसे फ़ोन पर बात करती तो जीजू की बुराई लाजमी करती थी, और अब तो पिछले 1 महीने से वह हमारे घर ही आकर बैठी हुई थी। माँ को लगा था कि शायद दूसरे शहर से आई है, इसलिए ज़्यादा दिन रुकेगी, लेकिन यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी कि वे किसी बात पर झगड़ा कर कर यहाँ आ बैठी थी। ऐसे में जब वे दूसरी लड़कियों को मशवरा दे रही थी तो मुझे उन पर भी हंसी आई और दूसरी लड़कियों पर भी, जो दीदी से मशवरा लेने के लिए हमारे घर चली आती। पता नहीं उन्होंने मौसी की दोनों बेटियों को भी कौन से मशवरे में डाल दिया। वे खुशी खुशी वापस चली गई। अब तो मुझे उस दिन का इंतज़ार था जिस दिन उन दोनों की शादी होती और वे दीदी के बताए टोटकों को आजमा कर देखती। देखते देखते 1 हफ्ता और गुजर गया और हम सब घर वाले तैयार होकर शादी में पहुंच गए। नील भी वहां मौजूद थे। वे मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। वे एक पढ़े लिखे सरकारी अफसर थे। मुझे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई और वे फ़ौरन ही मेरे पास चले आए। उनके हाथ में एक लिफाफा था। उन्होंने उसमें फूलों के कंगन निकाले और मेरे हाथों में पहना दिए। ये मंजर देखते ही दीदी कहने लगी, वाह भाई, नील तो तुझसे अभी से बहुत मोहब्बत करता है, अभी से ही गुलाम हो गया है। दीदी की बात सुनकर नील मुस्कुरा दिए और कहने लगे, हाँ दीदी, पलक है ही इतनी प्यारी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। नील की बात सुनकर ना जाने क्यों दीदी के चेहरे का रंग बदल गया। सारा वक्त नील के साथ साथ रहा था। हमें एक साथ देखकर हर कोई जीजू से दीदी के बारे में पूछ रहा था और वे टालमटोल से काम ले रही थी। शादी के दूसरे दिन मौसी की बेटियों रस्म के मुताबिक हमारे घर मिलने के लिए आई
तो मैं और दीदी भी माँ के साथ उनसे मिलने के लिए चले गए। सब बड़े अपनी बातों में मसरूफ़ थे। मैं और दीदी निशा और नायरा के साथ उनके कमरे में जा बैठे। अकेला पाते ही नायरा और निशा ने दीदी के हाथ पकड़ लिए और कहने लगी, दीदी हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। आपकी वजह से पहले ही रात हमने अपने पति के दिल जीत लिए हैं। वाकई आपके टोटके में बड़ा दम है। जीजू तो बहुत खुश नसीब हैं जिन्हें आप जैसी बीवी मिली है। उन दोनों की बात सुनकर दीदी मुस्कुरा दी और कहने लगी, बस तुम दोनों इसी तरह मेरे टोटकों पर यकीन करती रहो। तुम्हारे पति खुद ब खुद तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। निशा और नायरा की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई कि दीदी ने ऐसे भी कौन से टोटके बताए थे वे जो दोनों इस कदर खुश थी और दीदी की एहसानमंद हो रही थी। वहाँ से निकलते ही मैंने ताज्जुब से दीदी से पूछा कि मुझे भी तो बता दो कि आपने ऐसी कौन सी पट्टियाँ उन दोनों को पढ़ाई हैं जो उनके इतने काम आई हैं। दीदी ने मेरे सर पर चपत लगाए और कहने लगी, थोड़ी शर्म कर, तुम्हें हर बात की बहुत जल्दी है। तुम्हारी शादी में बस थोड़ा ही वक्त है। सब्र रखो, मैं तुम्हारी शादी तक यही मौजूद हूँ। तुम्हें भी ऐसा टोटका बताऊंगी कि खुश हो जाओगी। देखना मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल कर रख दूंगी। मैंने हैरत से दीदी से कहा कि मेरी शादी में तो अभी 2 महीने बाकी हैं। क्या आप 2 महीने और यहीं रहेंगी? जीजू आपके लेने नहीं आएंगे। इस तरह तो बुआ बहुत नाराज़ हो जाएंगी। दीदी ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहा, तुम्हें बड़ी जीजू और बुआ की फ़िक्र सताती है। बेफिक्र रहो, वे दोनों ना ही मुझे लेने के लिए आएंगे और ना ही उन्हें कोई शिकवा होगा। मैं सुकून से तुम्हारी शादी तक यहीं रहूंगी और शादी की तैयारी अपने सामने ही करवाऊंगी। आखिर तुम मेरी इकलौती बहन हो और नील से भी मेरे 2 रिश्ते हैं। दीदी की बात मुझे हज़म तो नहीं हुई, लेकिन मैं उस वक्त पर खामोश हुई क्योंकि माँ हमारे आगे आगे ही चल रही थी और अगर उन्हें ऐसी किसी बात की भनक पड़ जाती तो अच्छा नहीं होता। 4 दिन बाद ही मेरा बर्थडे था और नील मेरे बर्थडे पर एक बड़ा सा केक और बहुत कीमती मोबाइल फ़ोन लेकर हमारे घर चले आए। उन्होंने बहुत धूमधाम से मेरे बर्थडे मनाया। उनके जाने के बाद मैंने दीदी से कहा कि मुझे आपके टोटकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नील तो वैसे ही मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरी बात सुनकर दीदी हंसती और कहने लगी, मर्द की मोहब्बत बस 4 दिन की चांदनी होती है। एक दफ़ा उसे वजूद पर कब्जा मिल जाए तो फिर कोई मोहब्बत बाकी नहीं बचती। दीदी के ढके छिपे जुमलों ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि उनके और जीजू के दरमियाँ कुछ भी ठीक नहीं है और जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ मुझे लगा कि मेरा खामोश रहना ठीक नहीं है। मुझे माँ या बाबा से इस बारे में बात करनी चाहिए। मैंने माँ से ये बात डायरेक्ट कैसे करती, इसलिए एक दिन मौका देकर माँ के साथ किचन में काम करवाते हुए मैंने माँ से कहा कि माँ दीदी कब अपने घर जाएंगी, उन्हें आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी, मैं खुद भी यही सोच रही थी, पता नहीं वे कितने दिनों के लिए आई है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बुआ का मिजाज बिगड़ जाए। माँ भी सोच में पड़ गई। शाम के वक्त हम सब चाय पीने के लिए एक साथ बैठे तो माँ ने बातों बातों में दीदी से उनकी वापसी का पूछा। दीदी ने बड़ी गुस्से से कह दिया कि माँ पलक की शादी से पहले मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं अपनी छोटी बहन की शादी करके ही जाऊंगी। ये सुनकर माँ कहने लगी, देखो एक शादीशुदा बेटी का इतना लंबा टाइम अपने मायके में बैठे रहना ठीक नहीं। तेरी बुआ क्या सोचेगी कि हमने रिश्तेदारी का खूब फ़ायदा उठा लिया है और तुम्हें इतना लंबा टाइम अपने घर ही रख लिया। माँ की बात सुनते ही दीदी तड़प गई और रोते हुए कहने लगी कि आपके घर में मेरा हक नहीं रहा। क्या मैं यहाँ कुछ दिन अपनी मर्जी और खुशी से नहीं गुजार सकती? ये सुनकर माँ चुप हो गई और फिर दोबारा दीदी से वापसी का नहीं कहा, बल्कि माँ और दीदी ने धूमधाम से मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सारा दिन दीदी माँ के साथ बाज़ारों के चक्कर काटती, मैं घर में रहकर घर का सारा काम करती। दिन बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। शादी की तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अब तक एक दफ़ा भी जीजू ने ना ही हमारे घर का चक्कर लगाया और ना ही कोई फ़ोन किया। माँ ने बुआ को मेरी शादी की दावत देने के लिए फ़ोन किया तो उनका लहजा भी बहुत रूखा फीका सा था। उन्होंने गैर की तरह कह दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इतनी दूर शादी में आना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। ये सुनकर माँ कुछ हैरान हुई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बुआ ने हमारे घर आने के लिए मना किया हो, और वह भी शादी जैसे बड़े मौके पर। फ़ोन बंद करते ही माँ ने दीदी से पूछा, सच बता तेरे ससुराल में सब ठीक तो है? तेरी बुआ का मिजाज क्यों बिगड़ा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे इतने लंबे यहाँ रुकने की वजह से वो नाराज़ हो गई हों? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि घर लौट जा, लेकिन तूने मेरी बात न मानी। माँ की बातें सुनकर दीदी गुस्से में कहने लगी, क्या हो गया है?
माँ के घुटनों में दर्द है और कोई बात नहीं, तुम तो हर बात का बतंगड़ ही बना देती हो, और वह भी आ जाएंगे, शादी में फिक्र ना करो। दीदी ने माँ को तसल्ली दे दी, लेकिन माँ अजीब सी उलझन का शिकार बन गई। फिर शादी का शोरगुल शुरू हुआ तो माँ बुआ को भूलकर कामों में बिजी हो गई, और शादी से एक रात पहले मैंने दीदी से कहा कि अब तो मुझे भी बता दो, आखिर आपके पास ऐसे कौन से टोटके हैं जिसे आजमाने से इतनी लड़कियों की ज़िंदगी बदल गई है। मेरी बात सुनकर दीदी मेरे करीब आई और फिर एक टोटके के बारे में मुझे बताया जो बहुत ही अलग था, और मैं हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, ये कैसा टोटका है, इसको करने से क्या होगा? दीदी कहने लगी, करके तो देख, सब कुछ बदल जाएगा। मैंने दीदी की बात मान ली और नील के साथ विदा होकर उनके घर पहुंची तो मेरी मौसी ने कमरे में बिठाया। नील के आने में कुछ वक्त बाकी था और यही मौका था जब मुझे दीदी के बजाय टोटके पर काम करना था। मैंने वही किया जो दीदी ने कहा और वापस अपनी जगह संभल कर बैठ गई। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी। नील तो पहले ही मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और अगर दीदी का टोटका कामयाब हो जाता तो वे हमेशा के लिए मेरे गुलाम हो जाते। कुछ देर के इंतज़ार के बाद नील कमरे में गए, लेकिन उनके चेहरे का रंग कुछ फीका सा लग रहा था। वे मेरे पास आकर बैठ गए, लेकिन कोई बात ना किए। ऐसा लगता था जैसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। मैंने फ़ौरन नील से पूछा, सब ठीक तो है ना? आप ऐसे खामोश क्यों बैठे हैं? नील ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुमने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई? मैंने हैरानी से नील से कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने आपसे क्या छुपाया है? नील कहने लगे, मैं जान गया हूँ कि दीदी इतने लंबे समय से तुम्हारे घर में क्यों बैठी हुई हैं। क्यों तुम्हारी बुआ शादी में नहीं आई? क्यों तुम्हारे जीजू के चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ था? नील की बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली। मुझे लगा कि शायद वे जान गए हैं दीदी और जीजू के दरमियाँ कोई मसले चल रहे हैं। मैंने सर झुकाकर नील से कहा कि मैं बताना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला। मुझे डर था कि पता नहीं सब लोग क्या सोचेंगे। मेरी बात सुनकर नील घूर कर मुझे देखने लगे और कहने लगे कि तुम्हें ये बात इतनी मामूली सी लगती है जो तुम इतनी आसानी से इस बात को कह रही हो। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? अगर ऐसी ही बात थी तो तुम मुझे पहले ही सब कुछ साफ साफ बता देती। नील की बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने कहा कि आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? मैं मानती हूँ कि मैंने ये बात आपको या किसी और को नहीं बताई, लेकिन ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आप हमारी शादी की रात इस बात को लेकर इतना हंगामा खड़ा कर रहे हैं। तो नील अचानक से मेरे पास उठे और अपने बिस्तर के नीचे हाथ मारा और उनके हाथ में नींबू और मिर्ची लग गई जो दीदी ने मुझे उनके बिस्तर के नीचे रखने के लिए कही थी। उन्होंने मेरे आगे वे नींबू और मिर्ची फेंक दी और कहा कि ये क्या है? मैंने झिझकते हुए नील से कहा कि आपका दिल जीतने के लिए मैंने दीदी का बताया हुआ टोटका आजमाया है। दीदी ने मुझे कहा था कि अगर पति का दिल जीतना चाहती हो तो ये नींबू और मिर्च एक बार अपने पति के बिस्तर के नीचे रख देना, वे पूरी तरह तुम्हारा हो जाएगा। नील ने मेरे बाजू से पकड़कर मुझे खींचते हुए बिस्तर से खड़ा किया और कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत ही सीधी सादी और शरीफ लड़की समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ही मक्कार निकली। अपने हाथों अपनी बहन का घर बर्बाद करके तुम्हें सुकून नसीब नहीं हुआ, जो तुमने मुझ पर भी जादू करना शुरू कर दिया। मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि दीदी तुम्हारी वजह से घर आकर बैठी हुई हैं। वे तो दीदी की अच्छाई और शराफत है जो उन्होंने तुम्हारा ये घिनौना चेहरा दुनिया से छुपा कर रखा और किसी को ना बताया कि जीजू ने तुम्हारी वजह से उन्हें घर से निकाल बाहर किया है। तुम कैसी लड़की हो जो अपनी ही बहनोई पर नज़र जमाए बैठी हो? अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत थी तो मंगनी के वक्त ही इस बात को हमारे आगे बयां कर देती, तो आज हम सबकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद न होती। नील के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। उनके अंदाज बता रहे थे कि वे मुझ पर कोई बड़ा सितम ढाने वाले हैं, और इसलिए मैंने उनके आगे रोते हुए हाथ जोड़ दिए और कहा कि ऐसी बातें ना करें, मुझ पर भरोसा रखें। मैंने कोई धोखा नहीं किया और ना ही मेरा जीजू के साथ कोई ताल्लुक़ है। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने सब लोगों से ये बात छुपाई कि दीदी अपने घर से झगड़ा करके आई हुई हैं, लेकिन उनके झगड़े के पीछे क्या वजह है इसका अंदाज़ा मुझे खुद भी नहीं है। नील ने मुझ पर यकीन ना करते हुए मेरी तरफ देखा और कहने लगे, चलो मान लिया कि तुम्हें नहीं मालूम कि दीदी क्यों अपने घर से यहाँ आकर बैठी हुई हैं, लेकिन फिर उन नींबू और मिर्ची का क्या मकसद है? क्या तुम मुझसे जान छुड़ाने के लिए काला जादू नहीं करवा रही हो? जादू का लफ्ज़ सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैंने कहा, हरगिज़ भी नहीं, मैं क्यों जादू करवाऊंगी? मुझे तो दीदी ने यही टोटका आपके दिल जीतने के लिए बताया था। मेरी बात सुनकर नील ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे, वाह पलक, बातें तो बहुत अच्छी बनाती हो।
मुझे खुद दीदी ने बताया है कि तुम्हारी वजह से उनका घर टूट गया है, क्योंकि तुमने जीजू के दिल में जगह बना ली है और अब तुम मुझसे जान छुड़वा कर उनकी ज़िंदगी में जाना चाहती हो, इसलिए तुमने काले जादू का सहारा लिया है। तुम्हारी सी जादू की वजह से जीजू ने उन्हें घर से निकाल दिया और तुम्हारी बुआ भी उनकी शक्ल देखना नहीं चाहती। जाओ, जाकर जीजू से साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। नील ने मुझे वह कहर ढा दिया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। शादी की रात ही तलाक का तमाचा मेरे सीने पर सजा दिया गया और ये सब क्यों हुआ मुझे समझ नहीं आया। मैं रोती पीटती वापस घर आई, लेकिन यहाँ भी कोई मेरा अपना नहीं था, बल्कि सब मुझे ही मुजरिम समझ रहे थे। मैंने दीदी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि दीदी, सबको सच बताइए कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया और टोटका मुझे आपने ही बताया था। दीदी ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मैंने तुम्हें ऐसा कोई टोटका नहीं बताया, मैंने तुम्हें कहा था कि पति के साथ ऐसा मत करना। मुझे क्या मालूम था कि तुम नींबू और मिर्च क्यों रखी हो। इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। उनको तुम्हारी जैसी खूबसूरत और कम उम्र लड़की चाहिए थी। उनकी नज़र में मेरी कोई हैसियत नहीं थी और फिर कुछ ही वक्त में मुझे पता चला कि तुमने उन पर जादू करवा दिया है, इसलिए मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। जब भी मैं अपना घर छोड़कर वापस चली आई, तुमने सिर्फ नील को ही नहीं, मेरे पति को भी अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रखा है। मैंने ये बात किसी को इसलिए नहीं बताई ताकि तुम्हारा घर आबाद हो जाए, लेकिन तुमने तो जादू करके अपना घर भी उजाड़ दिया और मेरा भी। यह कहकर दीदी ज़ोर से रो रही थी और माँ ने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। किसी ने मेरी कोई बात नहीं मानी। सबको यही लग रहा था कि मैंने दोनों बहनों का घर बर्बाद कर दिया। मुझे कमरे में बंद कर दिया गया और बहुत बाद में मुझे पता चला कि दीदी तलाक लेकर यहाँ आई थी और फिर कुछ वक्त बाद मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरी शादी जीजू से कर दी गई और दीदी की शादी नील के साथ कर दी गई। वह हो गया था जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे बाप ने मुझे हाथ पकड़कर जीजू के साथ विदा कर दिया और साफ साफ कह दिया कि अब मैं कभी पलट कर यहाँ ना आऊँ। मैं अब तक नहीं जानती थी कि जो हुआ था वह क्यों हुआ था, लेकिन जब मैं बुआ के घर पहुँची तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे हकीकत समझ आने लगी। दीदी शुरू से ही जीजू को पसंद नहीं करती और उन्हें एक पढ़े लिखे और अमीर आदमी की ज़रूरत थी। उनसे शादी करना चाहती थी। जीजू पढ़े लिखे तो थे लेकिन अमीर नहीं थे और इस बात ने दीदी के दिल में जलन की आग जला दी। दीदी ने खुद अपने हाथों अपना घर बर्बाद कर डाला और जीजू के दिल में ये बात डाल दी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और इसलिए दीदी उनके साथ गुजारा नहीं कर सकती। जीजू ने दीदी की बात का यकीन कर लिया और दीदी के बार बार तलाक मांगने पर उन्हें तलाक दे दी। टोटके के नाम पर दीदी ने जानबूझकर मुझसे ही नींबू और मिर्चें नील के बिस्तर के नीचे रखवाई और दूसरी तरफ नील से कह दिया कि मैं जादू करती हूँ और उसी जादू की वजह से उनका घर उजड़ गया है। नील ने ना जाने मुझसे कैसी मोहब्बत की थी कि उन्होंने बिना सच जाने ही मुझे तलाक दी। मैं अपनी ही बहनोई की बीवी बन गई, लेकिन पति बनने के बाद जीजू ने मुझे बेहतरीन ज़िंदगी दी। वे वाकई बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने कभी मुझे किसी बात का ताना नहीं दिया। मेरे घर वालों ने मुझे वक्त के साथ कबूल कर लिया, लेकिन दीदी की ज़िंदगी जहन्नुम बन गई क्योंकि नील मुझसे मोहब्बत करते थे और दीदी से शादी करने के बाद वे उन्हें वह मोहब्बत और तवज्जो नहीं दे पाए जो दीदी उनसे चाहती थी और सबसे बढ़कर कि उनकी सरकारी नौकरी भी ख़त्म हो गई। इतनी बड़ी चाल चलने के बावजूद भी दीदी के हाथ कुछ नहीं आया, क्योंकि एक चाल इंसान चलता है तो एक चाल ऊपर वाला, और ऊपर वाली चाल इंसान की चाल से लाख बेहतर और बड़ी होती है। वक्त के साथ साथ मुझे अमन से मोहब्बत हो गई और मेरी ज़िंदगी भी संवर गई। अगर कुछ उजड़ गया था तो वे दीदी थी। धन्यवाद दोस्तों।